हेलो एवरीवन। तो यार जैसा मैंने आप सभी लोगों से वादा किया था कि मॉडर्न फिजिक्स में पूरा लेकर के आऊँगा और वो भी एक चैप्टर में। तो यार वो मैं ले आया हूँ। ठीक है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कि मॉडर्न फिजिक्स नाम का कोई चैप्टर नहीं है बल्कि बहुत सारे चैप्टर्स का कलेक्शन है जिसको कि हम मॉडर्न फिजिक्स बोलते हैं। जब आप 11th में केमिस्ट्री में पढ़ते हो तो सबसे पहले आप एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ते हो। ठीक है ना। वो भी मॉडर्न फिजिक्स का ही एक पार्ट होता है पर वो आपको पढ़ाया जाता है केमिस्ट्री में, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया जाता है। देन आप 12th में न्यूक्लियाई पढ़ते हो, एटम पढ़ते हो, डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन पढ़ते हो, न्यूक्लियर फिजिक्स में रेडियो एक्टिविटी डीके वगैरह ये सब चीज़ें पढ़ते हो। तो ये सब चीज़ें मॉडर्न फिजिक्स का ही एक तरह से पार्ट है। तो वो सारी चीज़ों को हम यहाँ पर देखेंगे। अब देखो कुछ फॉर्मूलाज ऐसे हैं जो कि आपको मॉडर्न फिजिक्स के साथ कुछ लोग नहीं पढ़ाते, बट मैं उसको इसी में लिख करके लाया हूँ। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आपको फॉर्मूला मिल रहा है बस कोई फॉर्मूला जल्दी याद कर लो, कोई देर में याद करो, मतलब थोड़ा आगे बढ़ के सिलेबस के, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो यार स्टार्ट करते हैं मॉडर्न फिजिक्स। अब यार देखो इसमें सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, आर एन एथ, यानी कि एनथ ऑर्बिट का जो रेडियस है हाइड्रोजन एटम में उसका फॉर्मूला क्या होता है, 0.53 एन स्क्वायर अपॉन जेड एंगस्ट्रॉम। यार ये फॉर्मूला ना बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं झूठ नहीं कह रहा, ये फॉर्मूला इतना इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। तो इसे याद रखना, 0.53 एन स्क्वायर अपॉन जेड एंगस्ट्रॉम। ठीक है। ये यूनिट जरूर याद किया करो, एंगस्ट्रॉम। इसके बाद बात आती है वेलोसिटी इन एनथ ऑर्बिट, 2.18 इंटू 10⁶ जेड अपॉन एन मीटर पर सेकेंड। अब देखो इसे याद कैसे रखना है। रेडियस में एन स्क्वायर अपॉन जेड था एंड वेलोसिटी में जेड अपॉन एन है। बात समझ में आ गई? बहुत बढ़िया। अब देखो यहाँ पर नीचे क्या लिखा है, टोटल एनर्जी इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ये रिलेशन मैंने तुम्हें ग्रेविटेशन में भी बताया था, अगर तुम्हें याद हो तो, अगर तुमने मेरा वो ग्रेविटेशन वाला वीडियो देखा हो। ये रिलेशन ना यार बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये रिलेशन क्या कह रहा है कि जो भी तुम्हारी काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू निकले, जो भी, उसका निगेटिव कर दो, वो हो जाएगी टोटल एनर्जी। और जो भी टोटल एनर्जी निकल के आए उसका मल्टीप्लाई 2 में कर दो तो वो हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी। ध्यान से रिलेशन देखो और इस बात को समझो जो मैंने बताई। ठीक है। अब देखो काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन, अभी देखो फॉर्मूला बताएंगे यही बात समझ में आएगी, पहले ऊपर रिलेशन देख लो फिर फॉर्मूला देखो। जैसे मान लो काइनेटिक एनर्जी का यहाँ पे मेरा फॉर्मूला क्या होता है, मान क्या लो, यही फॉर्मूला होता है क्या, 13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है। अब देखो अगर मुझे क्या चाहिए, अगर मुझे पोटेंशियल एनर्जी चाहिए, ठीक है ना, तो मैं क्या करूँगा, मैं -2 इंटू 13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर कर दूंगा। ये फिफ्थ नंबर पे पोटेंशियल एनर्जी लिख रखी है। ठीक है। और सिक्स नंबर पे जो मैंने लिख रखा है ये मैंने टोटल एनर्जी लिख रखी है कि अगर मुझे टोटल एनर्जी चाहिए तो मैं -13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर कर दूंगा। अब देखो ध्यान से सुन देखना, फोर्थ पॉइंट और सिक्स पॉइंट को देखो। ठीक है। काइनेटिक एनर्जी जो है उसका जस्ट मैंने नेगेटिव किया, मुझे टोटल एनर्जी मिल गई, और टोटल एनर्जी का मल्टीप्लाई मैंने 2 में किया। फिफ्थ पॉइंट देखो, मुझे पोटेंशियल एनर्जी मिल गई। भाई कोई दिक्कत हुई क्या? बहुत सिंपल सी चीज़ है। अब देखो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, C इज इक्वल्स टू एफ लैम्डा। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, मेरा यकीन मानो मैं इस फॉर्मूले को हल्के में ले रहा था और मेरा खुद का एक सवाल गलत हुआ था इस फॉर्मूले को हल्के में लेने की वजह से। ठीक है ना। तो इसको हल्के में नहीं लेना, इस फॉर्मूले को अच्छे से याद कर लेना। अभी तुम्हें लग रहा है बहुत सिंपल फॉर्मूला है, जब तुम्हारे दिमाग में बहुत फॉर्मूलाज हो जाएंगे ना, फिर तुम इसमें भी कंफ्यूज होगे कि यार C इज इक्वल्स टू एफ लैम्डा ही था कि कुछ और था। इसलिए मैं कह रहा हूँ, अभी तुमने पढ़े ही कितने फॉर्मूलाज हैं। सोचो जब बहुत सारे फॉर्मूलाज तुम पढ़ लोगे तब तुम्हारे दिमाग में कन्फ्यूज़न क्रिएट होगा। ठीक है ना, इसलिए मैं कह रहा हूँ, तो अच्छे से इसे देख लो। उसके बाद देखो यहाँ पर बात आती है वेव लेंथ निकालने की। जैसे कि आप अभी आगे पढ़ोगे बाल्मर सीरीज़, लाइमन सीरीज़, उसमें वो आपको देगा कि लाइमन सीरीज़ की शॉर्टेस्ट वेव लेंथ निकालो या लाइमन सीरीज़ की फर्स्ट लाइन की वेव लेंथ निकालो। ठीक है। तो उसका ही फॉर्मूला होता है 1/λ इज इक्वल्स टू आर जेड स्क्वायर इंटू 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। एक एक का मतलब समझा देते हैं। लैम्डा का मतलब तो हो गया वेव लेंथ, आर का मतलब होता है रिडबर्ग कांस्टेंट, और z जो है वो एटॉमिक नंबर होता है, एंड जो n1 है वो है कि जैसे अगर हम लाइमन सीरीज़ की बात करें तो लाइमन सीरीज़ अभी मैं आगे भी बताऊंगा, बट अभी समझ लो लाइमन सीरीज़, बाल्मर सीरीज़, पास्चन सीरीज़, ये सब सीरीज़ होती हैं। ठीक है। इसमें क्या होता है, लाइमन सीरीज़ में जो n1 होता है वो 1 होता है। अगर आपको लाइमन सीरीज़ के फर्स्ट लाइन की वेवलेंथ चाहिए तो आप n1 की जगह 1 लिखो, बाल्मर सीरीज़ के फर्स्ट लाइन की चाहिए तो n2 की जगह 2 लिखो। बेसिकली होता क्या है कि लाइमन सीरीज़ में इलेक्ट्रॉन मान लो
सेवेंथ ऑर्बिट में है, तो वो जो कूद के आएगा वो आएगा फर्स्ट पे ही, ऐसा नहीं हो सकता कि वो सेकंड पे चला जाए अगर लाइमन सीरीज़ है तो। लेकिन अगर बाल्मर सीरीज़ है तो कुछ भी होगा वो दूसरे पे कूद के आएगा। पास्चन सीरीज़ में कहीं भी होगा तीसरे पे कूद के आएगा। अभी आगे उसको थोड़ा डिटेल में और बताएंगे, अभी मैंने बस यहाँ पर ये फॉर्मूला लिखा है इसलिए उसका मतलब बता दिया है, ठीक है। तो N1 की वैल्यू लाइमन के लिए 1, बाल्मर के लिए 2, पाशन के लिए 3, इस तरह से अभी आगे बताएंगे, परेशान मत हो। अब देखो आर रिडबर्ग कांस्टेंट होता है, इसकी जो वैल्यू होती है वो क्या होती है 1.09 इंटू 10⁻⁻7 मीटर इनवर्स। देखो ये वैल्यू याद रखने की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि सवाल में अगर ये वैल्यू यूज़ होगी तो वो दे देगा, लेकिन अगर तुम्हें याद हो जाए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, और अगर याद ना भी हो तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं क्योंकि इस वैल्यू की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, ठीक है ना। दोनों जगह हाइड्रोजन ही होता है दोनों केसेस में, तो ये आर कट जाता है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और वैसे भी ये कांस्टेंट है। इसके बाद बात आती है ई इज इक्वल्स टू एच सी अपॉन लेमडा, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसे हम प्लांक्स रिलेशन भी कहते हैं। यहाँ पे ई एनर्जी है, एच प्लांक्स कांस्टेंट है, सी स्पीड ऑफ लाइट है, और लेमडा वेवलेंथ है। देखो यार अगर मैं प्लांक्स कांस्टेंट के बारे में तुम्हें एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊं तो मैक्स प्लांक ने जब ये वैल्यू निकाली थी तो वो, अगर तुम इसकी थोड़ी बहुत हिस्ट्री पढ़ोगे तो उन्होंने कहा था यार ये वैल्यू तो मैंने पता नहीं कैसे निकल आई लेकिन वो इस वैल्यू को बेसिकली डिराइव नहीं कर पाए थे कैसे निकाली उन्होंने ये वैल्यू, ठीक है ना, बस निकल आई, और ये वैल्यू सही भी निकली, इत्तेफाक की बात, कोइंसिडेंस ऐसा हुआ। तो बेसिकली ये चीज़ क्या दर्शाता है, मैक्स प्लांक वाकई में बहुत ग्रेट थे, ठीक है ना, काफ़ी सारे कंट्रीब्यूशन उन्होंने क्वांटम फिजिक्स में दिए, बट ये चीज़ ये दर्शाती है कि क्वांटम फिजिक्स बहुत अनप्रिडिक्टेबल है, और ऐसी है जैसा हम सोचते हैं वैसा बिल्कुल भी नहीं, ठीक है ना। नील्स बोर आप लोगों ने पढ़े होंगे, नाइन्थ में पढ़ा होगा ज़रूर केमिस्ट्री में। तो नील्स बोर जो फिजिसिस्ट थे उन्होंने ये कहा था कि अगर क्वांटम फिजिक्स पढ़ते पढ़ते आप इमेजिनेशन से नहीं भरे, आपको कुछ ऐसा नहीं लगा कि जैसे ये कुछ अजूबा है, तो समझो आपने क्वांटम फिजिक्स पढ़ी ही नहीं, उन्होंने ये बात कही थी, ठीक है ना। तो चलो आगे बढ़ते हैं, ऐसे तो बहुत इंटरेस्टिंग बातें हैं बताने को, बहुत इंटरेस्ट आता है। अब यार देखते हैं नंबर ऑफ़ ट्रांजिशन। नंबर ऑफ़ ट्रांजिशन ये फॉर्मूला भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं इस फॉर्मूले को पहले बहुत हल्के में लेता था, मैं सोचता था यार ये फॉर्मूला नहीं इतना इंपॉर्टेंट होगा, ये ई इज इक्वल्स टू एच सी अपॉन लेमडा और ये लेमडा 1/λ वाले ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज होते हैं, मैंने हल्के में लेता था, पर मैंने याद तब भी इसे कर लिया था जिससे मेरा फ़ायदा हुआ। ऐसे ही आप भी याद कर लो, आपका भी 100% फ़ायदा होगा, ठीक है ना। नंबर ऑफ़ ट्रांजिशन, या इसको वो ऐसे दे देगा नंबर ऑफ़ स्पेक्ट्रल लाइंस करके, ठीक है, दोनों में यही फॉर्मूला लगेगा, और ये फॉर्मूला बहुत सिंपल है। देखो n2 माइनस n1 लिख लो, ठीक है, फिर n2 में n2 माइनस n1 लिख लो और +1 कर दो, अपॉन में 2 कर दो, बस इतना सा फॉर्मूला है और कुछ नहीं है, केवल इतना सा, n2 माइनस n1 इंटू n2 माइनस n1 +1 अपॉन 2। नंबर ऑफ ट्रांजिशन लिख के दे सवाल में या नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस लिख के दे, दोनों में यही फॉर्मूला लगेगा। इसके बाद यार देखो एक हमारा लैम्डा के टर्म्स में और फॉर्मूला होता है जो कि लैम्डा और मोमेंटम के रिलेशन को बताता है, मतलब लैम्डा को हम लोग मोमेंटम के टर्म्स में लिखते हैं, पी के टर्म्स में। अब देखो क्या है प्लांक्स रिलेशन, मैंने अभी आपको बताया ई इज इक्वल्स टू एच सी अपॉन लेमडा, और आपको पता है कि सी अपॉन लेमडा की जगह हम फ्रिक्वेंसी रख सकते हैं, तो इसको हम ई इज इक्वल्स टू एच एफ भी बोल सकते हैं, ठीक है। और आइंस्टीन की इक्वेशन से जो फॉर्मूला आया ई इज इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर, यानी दोनों ई की वैल्यूज़ हैं, तो दोनों को हम आपस में जब इक्वेट करेंगे तो हमारे पास लेमडा की वैल्यू एच अपॉन एम वी निकल आएगी, ठीक है। स्पीड ऑफ लाइट इज़ वॉट, इट इज़ ऑल्सो ए वेलोसिटी, ठीक है, तो उसकी जगह सी की जगह वी लिख देंगे, एंड यहाँ पर आपको पता है एम वी मोमेंटम होता है, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, तो लेमडा क्या हो जाएगा एच अपॉन पी हो जाएगा, तो यहाँ से एक लेमडा का ये फॉर्मूला और होता है, ठीक है, इसको भी याद रखना। अब देखो ये चीज़ आपने पढ़ी होगी आराम से, मैं समझता हूँ 11th में तो पढ़ी होगी केमिस्ट्री में, कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है और जो मोमेंटम होता है उसका रिलेशन क्या होता है, P इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 2m के, पी इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 2m के, ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो जहाँ पर मैं ये बात बोल दूँ ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, वो समझो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस रिलेशन को याद रखना, ये 101% कहीं ना कहीं तो यूज़ होता ही होता है, ठीक है। अच्छा
इतनी बात समझ में आ गई। मतलब कहने का मैं ये बताना चाहता हूँ कि जैसे लैम्डा इज इक्वल्स टू एच अपॉन पी है, और पी जो है उसकी जगह हम स्क्वायर रूट टू एम के ई भी लिख सकते हैं, तो लैम्डा को हम एच अपॉन स्क्वायर रूट टू एम के ई ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद यार बात आती है इलेक्ट्रॉन्स के, ये जो शेल्स ऑर्बिटल्स सब शेल होते हैं इनके बारे में। देखो इन चीज़ों में बहुत कन्फ्यूज़न होता है, खासकर 11th की केमिस्ट्री में, ठीक है। और आपको पता है इनसे भी सवाल आते हैं जेई मेंस वगैरह में, ठीक है। तो सबसे पहले यार बात करते हैं नंबर ऑफ शेल की। देखो क्या है, जितने नंबर ऑफ शेल होते हैं उतने ही नंबर ऑफ सब शेल होते हैं, ठीक है। ये बात याद रखना, जितने नंबर ऑफ शेल होते हैं उतने ही नंबर ऑफ सब शेल होते हैं। ये शेल सब शेल ऑर्बिटल वगैरह क्या है, ये इलेक्ट्रॉन की लोकेलिटी बताते हैं। जैसे आप कहीं रहते हो, ठीक है ना, जैसे आप इंडिया में रहते हो, ठीक है, तो इंडिया में आप रहते हो, ये तो एक वैसी लोकेलिटी हो गई, भाई इंडिया में तो रहते हो, ठीक है, आपकी कंट्री का नाम पता चल गया। लेकिन अब आप इंडिया में किस स्टेट में रहते हो, ठीक है, फिर किस स्टेट की किस डिस्ट्रिक्ट में रहते हो, फिर किस डिस्ट्रिक्ट की किस कॉलोनी या किस लोकेलिटी में रहते हो, ठीक है ना, तो उस पर डिपेंड करती है। ऐसी इलेक्ट्रॉन कहाँ मिलेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी मिलने की कहाँ है, उन सब बातों को ये कुछ चीज़ें, ये कुछ टर्म्स दर्शाती हैं क्वांटम फिजिक्स में, दैट इज शेल, सब शेल, ऑर्बिटल्स, ये सब चीज़, ठीक है। तो उन्हीं के ये फॉर्मूलाज हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ शेल जितनी होंगी उतनी नंबर ऑफ सब शेल होंगी। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ शेल, अब देखो एक शेल में कितनी ऑर्बिटल्स होंगी उसका फॉर्मूला होता है एन स्क्वायर, और एक सब शेल में कितनी ऑर्बिटल्स होंगी उसका फॉर्मूला होता है 2l+1। अब देखो ये l क्या होता है, l जो है ये एजीमूथल क्वांटम नंबर होता है, ठीक है। इसको हम एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर भी बोलते हैं, ठीक है। अभी मैं आगे इसके बारे में डिटेल में बताऊंगा, परेशान मत होना, मैं कोई चीज़ स्किप नहीं करूंगा, ठीक है। फिर बात आती है 16वें नंबर पर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ सब शेल, कि भैया एक सब शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो क्या कर दो 2 × 2l+1 कर दो। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिटल, एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम हम लोग 2 इलेक्ट्रॉन्स डाल सकते हैं, ये बात तो आपको पता है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ शेल, एक शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 2n², बात समझ में आ गई। देखो बहुत सिंपल सी चीज़ है। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ शेल, एक शेल में कितनी ऑर्बिटल थी n², और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ शेल तो कर दो 2n²। ऐसे ही नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ सब शेल, एक सब शेल में कितनी ऑर्बिटल्स थी 2l+1। ऐसे ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ सब शेल चाहिए तो 2 × 2l+1 कर दो, ठीक है। जब इलेक्ट्रॉन चाहिए हो तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, बस याद करने का तरीका। इसके बाद बात आती है फॉर एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन की। जैसे मान लो हम आपसे कहें कि 3p ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम कितना होगा, तो आपको उसे निकालने के लिए ये फॉर्मूला याद रखना है, क्या, h/2π√L×L+1। देखो हर एक फॉर्मूला आपको एक जगह मिल रहा है, बहुत बड़ी बात है। इतने फॉर्मूलाज का कलेक्शन एक जगह आपको कभी नहीं मिल सकता, आप खुद से नोट बनाओगे तभी, तब भी नहीं, ठीक है ना। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये चीज़ अभी रियलाइज़ नहीं होगी, बाद में रियलाइज़ होगी, ठीक है, इसलिए बोल रहा हूँ। तो जैसे मान लो किसी ऑर्बिटल में आपको मैंने मान लो बोल दिया 3p ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम बताओ, तो उसका फॉर्मूला क्या है, h/2π²√L×L+1। ये फॉर्मूला याद रखना है। अब देखो अभी मैं आगे बताऊंगा एल के बारे में, लेकिन अभी समझ लो जैसे क्या होता है हमारे पास जो SPDF होता है, ठीक है, ये तो पता है। तो हमें क्या करना है कि S को 0 नंबर देना है, P को 1 नंबर देना है, D को 2 नंबर देना है। लिख लो, अभी के लिए लिख लो, आगे मैं अभी बताऊंगा, ठीक है ना, पर अभी के लिए लिख लो ताकि तुम समझो मैंने स्किप कर दिया, इसलिए अभी बता दे रहा हूँ। कई लोग समझेंगे अरे यार ये बता ही नहीं रहा एल क्या होता है, इसलिए अभी बता दे रहा हूँ, आगे अभी लिख करके बताऊंगा, लिखा हुआ है मेरे पास अभी, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, जैसे SPDF होता है, लिख लो, तो S को 0 नंबर देंगे, P को 1 नंबर देंगे, D को 2 नंबर देंगे, F को 3 नंबर देंगे, ठीक है। तो जैसे मैं बोलूँ कि 3p ऑर्बिटल का एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, तो मैंने बोला ना
पी को 1 नंबर देंगे तो 3p ऑर्बिटल में जो p है उसके लिए जो l की वैल्यू हो गई, ठीक है ना, वो कितनी हो गई, वो हो गई 1, ठीक है। तो यहाँ पर आपको l की जगह 1 डाल देना है, बाकी सब तो आप जानते ही हो, h/2π√L/L+1, बस वहाँ से आप 3p ऑर्बिटल का एंगुलर मोमेंटम निकाल लोगे। बात समझ में आई कि नहीं आई? बहुत सिंपल सी बात है। यही होता है एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर या एजीमुथल क्वांटम नंबर, अभी मैं आगे बताऊंगा, ठीक है। अब बात आती है, ये क्या है, ये है एम वी आर इज इक्वल्स टू एन एच अपॉन 2 पाई। देखो एम वी आर क्या है, वैसे आर क्रॉस एम वी होता है, ये आपका एंगुलर मोमेंटम है, ठीक है। जब आप बोर्स एटॉमिक मॉडल पढ़ते हो उसमें आप ये फॉर्मूला देखते हो, तो एम वी आर इज इक्वल्स टू एन एच अपॉन 2 पाई, और एम वी आर को ही हम लोग एंगुलर मोमेंटम कहते हैं, एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर नहीं, एंगुलर मोमेंटम कहते हैं एल, ठीक है। वो स्मॉल एल है, वो एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर है स्मॉल एल, ये कैपिटल एल है, ये एंगुलर मोमेंटम है, ठीक है। तो ये एल क्या होगा, एन एच अपॉन 2 पाई होगा, ठीक है। ये फॉर्मूला भी आपको याद रखना है। इसके बाद आता है हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हेजनबर्ग ने क्या कहा था कि ऐसा नहीं हो सकता कि आप एग्जैक्टली और साइमल्टेनियसली पोजीशन और मोमेंटम कैलकुलेट कर पाओ, ठीक है। तो उसका उन्होंने एक फॉर्मूला दिया था, डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा पी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू h/4 पाई, ये भी याद होना चाहिए, डायरेक्ट सवाल आते हैं यहाँ से, ठीक है। इसके बाद हम लोग चलते हैं न्यूक्लियर फिजिक्स पर, ठीक है। ये भी मैंने इसमें शामिल कर रखी है। इसमें देखो क्या है, 1 AMU इंटू सी स्क्वायर इज इक्वल टू 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, न्यूक्लियर फिजिक्स में जो हम लोग सी की वैल्यू यानी स्पीड ऑफ लाइट की जो वैल्यू यूज़ करेंगे, वो हमेशा हम लोग ये यूज़ करेंगे 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तुम ये मत कर देना जैसे वहाँ पे E इज इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर है, तो सी का स्क्वायर यानी तुम 9 × 10⁻16 मत कर देना। अगर ये कर दिया सवाल गलत हो जाएगा, क्योंकि देखो न्यूक्लियर फिजिक्स में हर एक चीज़ें बड़ी क्वांटम लेवल पर डील की जाएंगी, तो उसमें हमें स्पीड ऑफ लाइट जो है इसकी भी यूनिट जो है वो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखनी पड़ेगी। बात समझ में आ रही है ना? बेसिकली ये है क्या, ये है कि 1 AMU मास से कितनी एनर्जी एसोसिएटेड है, वो है ये चीज़, ठीक है। तो हमेशा सी स्क्वायर की जगह आप ये लिखना 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, किसमें, न्यूक्लियर फिजिक्स में। लेकिन ये भी डिपेंड करेगा कि कैसी कैसी यूनिट्स हैं, ठीक है। तो सवाल लगाना उसमें देखना, लेकिन ज़्यादातर केसेस में यही वैल्यू यूज़ होगी 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन होता है क्या, आर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A⁻⁻⁴। ये क्या है, ये है जैसे मान लो आपको दो एलिमेंट्स का रेडियस दे दिया, मान लो एल्यूमिनियम कॉपर का रेडियस दे दिया, ठीक है, और मान लो आपसे कॉपर का एटॉमिक मास पूछा, एल्युमिनियम का दे रखा, तो ये रिलेशन निकाल के आप निकाल सकते हो उसका एटॉमिक मास, ठीक है। तो ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है न्यूक्लियर फिजिक्स में, क्या, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A⁻⁴ ठीक। इसके बाद यार देखो थोड़ा सा फील ले लेते हैं न्यूक्लियस और एटम का, बात समझ में आई? देखो न्यूक्लियस क्या होता है, न्यूक्लियस की जो हम लोग मेज़रमेंट करते हैं वो करते हैं फर्मी मीटर में। बेसिकली फर्मी एक साइंटिस्ट थे, बहुत ही ब्रिलियंट फिजिसिस्ट थे, ठीक है ना, जिन्होंने दुनिया का सबसे पहला न्यूक्लियर रिएक्टर बनाया था, ठीक है। उन्हीं के ऑनर में ये यूनिट रखी गई फर्मी मीटर, ठीक है। ये होती है 10⁻⁻15, जैसे आप नैनोमीटर, एंगस्ट्रॉम, पिकोमीटर ये सब पढ़ते हो, वैसी फर्मी मीटर है, ठीक है। तो ये होती है 10⁻⁻15 मीटर। अब देखो न्यूक्लियस का जो रेडियस होता है वो हम लोग फर्मी मीटर में मेज़र करते हैं, और एटम का जो रेडियस होता है वो हम लोग एंगस्ट्रॉम में मेज़र करते हैं। अब देखो एटम और न्यूक्लियस में कितना अंतर है, ये चीज़ आप यूनिट से देख सकते हो। 10⁻⁻15 का मल्टीप्लाई हमें 10⁻5 में करना पड़ेगा, तब जा कर के कहीं हम 10⁻10 पे पहुँचेंगे। बात समझ में आई? यानी कि जो एटम होता है ना वो 1 लाख गुना बड़ा होता है न्यूक्लियस से। सोच सकते हो तुम, इमेजिन करो द रियलिटी ऑफ क्वांटम वर्ल्ड। अभी तो तुम घुसे भी नहीं हो क्वांटम फिजिक्स में यार, तब तुम्हें अगर इस बात को सुन के अगर थोड़ा भी मतलब अच्छा लगा, थोड़ा सा अचंभा हुआ, थोड़े एस्टोनिस्ड हुए इस बात को सुन के, तो समझो थोड़ी बहुत तुम्हें क्वांटम फिजिक्स समझ में आने लगी है, ठीक है। इस बात को देखो, यूनिट्स को देखो,
एटम की यूनिट 10⁻⁻10 मीटर में, और न्यूक्लियस की भाई साहब 10⁻⁻15 मीटर में। यानी 10⁻15 का मल्टीप्लाई हमें करना पड़ेगा 10⁻5 में, तब जा कर के कहीं हम 10⁻10 पे आ पाएंगे। अब सोचो कितना बड़ा है एटम न्यूक्लियस के कंपैरिजन में। ठीक है, तो ये फील मैंने आपको दिया। इसके बाद यार बात आती है मास डिफेक्ट की। 12th में जो होंगे उन्होंने ये बात सुनी होगी मास डिफेक्ट की। बेसिकली देखो मास डिफेक्ट होता क्या है। मास डिफेक्ट बेसिकली क्या है, जैसे तुम्हें पता है कि कोई भी न्यूक्लियस दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, प्रोटॉन से न्यूट्रॉन से। ठीक है, तो आज अब तुम कहोगे कि अगर वो प्रोटॉन न्यूट्रॉन से मिलकर बना है तो भाई जितना प्रोटॉन का मास है और जितना न्यूट्रॉन का मास है उन सबको ऐड कर लो तो पूरे न्यूक्लियस का मास आ जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता। यही चीज़ दर्शाती है कि कुछ ना कुछ मास डिफेक्ट होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास का सम थोड़ा ज़्यादा होता है टोटल न्यूक्लियस के मास से। यही चीज़ मास डिफेक्ट होती है। तो बेसिकली और कुछ नहीं है, मैंने यहाँ पे यही लिखा डेल्टा एम इज इक्वल्स टू जेड एम पी। जेड एम पी का मतलब है, जेड का मतलब है टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, एम पी का मतलब है मास ऑफ वन प्रोटॉन। तो इससे हमें कुल जितने भी प्रोटॉन्स हैं उस न्यूक्लियस में उन सब का मास मिल जाएगा। ठीक है, कैपिटल एन का मतलब है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और एम एन का मतलब है मास ऑफ ईच न्यूट्रॉन या मास ऑफ वन न्यूट्रॉन। ठीक है, तो इससे हमें जितने भी न्यूट्रॉन हैं न्यूक्लियस में उन सबका मास मिल जाएगा। ठीक है, यानी सिंपल भाषा में कहें तो हमें न्यूक्लियस में प्रेजेंट न्यूक्लियॉन्स का मास मिल जाएगा। ठीक है ना, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स को मिलाकर के हम लोग न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं। तो हमें उस न्यूक्लियस में जितने भी न्यूक्लियॉन्स प्रेजेंट हैं टोटल नंबर में उनका मास हमें मिल जाएगा। और माइनस में हम क्या कर देंगे, एम ए। एम ए क्या है, मास ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, तो हमें कुछ ना कुछ मास डिफेक्ट मिलेगा। इसी को हम लोग डेल्टा एम से डिनोट करते हैं और यही हम लोग यूज़ करते हैं। अब जैसे इसमें जो क्यू है, क्यू क्या होता है, क्यू होता है क्यू वैल्यू ऑफ द रिएक्शन। बेसिकली ये कुछ नहीं है, हीट वगैरह है। ठीक है, इसमें हम लोग यहाँ पे एम की जगह डेल्टा एम लिखते हैं और क्यू इज इक्वल्स टू डेल्टा एम सी स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। जैसे ई इज इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर है, वहाँ पे ई एनर्जी थी, यहाँ पे ये हीट है, हीट इज ऑल्सो फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो क्यू इज इक्वल्स टू डेल्टा एम सी स्क्वायर, बिल्कुल वैसा ही है। ठीक है, अब देखो क्या है, डेल्टा एम यानी मास में कुछ डिफेक्ट आना। तो बेसिकली क्या है कि यहाँ पे हम लोग इसे एम ए माइनस एम बी इंटू सी स्क्वायर इस तरह से लिखते हैं। अब देखो हमेशा यही नहीं कि एम ए माइनस एम बी लिखेंगे, जिसका मास ज़्यादा होगा, मान लो बी का मास ज़्यादा है तो एम बी माइनस एम ए लिखेंगे, ए का मास ज़्यादा है तो एम ए माइनस एम बी लिखेंगे, बड़े में से छोटा माइनस करेंगे, बस इतना समझो। क्यू इज इक्वल्स टू एम ए माइनस एम बी इंटू सी स्क्वायर। अब देखो होता क्या है, बेसिकली एम ए माइनस एम बी है क्या, ऐसे समझो कि जैसे मान लो कोई न्यूक्लियर रिएक्शन हो रही है। ठीक है, उसमें जो ए है वो रिएक्टेंट है, बी जो है वो प्रोडक्ट है। तो अगर एम ए का मास एम बी से ज़्यादा होगा तो उस केस में जो एनर्जी होगी वो रिलीज होगी। क्योंकि तुम ऐसे समझो कि जो रिएक्टेंट था उसका मास ज़्यादा था, लेकिन जब वो प्रोडक्ट बना तो उसका मास कम हो गया। तो भाई उसका मास कम क्यों हो गया, उसकी एनर्जी जो थी वो कहाँ गई। जैसे मान लो कि रिएक्टेंट का मास ज़्यादा था और प्रोडक्ट का मास कम हो गया, तो प्रोडक्ट का मास कम क्यों हो गया, उतना मास प्रोडक्ट का क्यों नहीं आया। अगर उतना मास प्रोडक्ट का नहीं आया, प्रोडक्ट का मास रिएक्टेंट से कम रहा, इसका मतलब कि कुछ ना कुछ मास की फॉर्म में एनर्जी निकली होगी। इसीलिए मैंने ब्रैकेट में लिखा एनर्जी रिलीज हुई। ठीक है, और जब एम ए इज लेस देन एम बी है तो उस केस में क्या है कि भैया रिएक्टेंट का मास कम होगा, प्रोडक्ट जो बना उसका मास ज़्यादा होगा। तो प्रोडक्ट का मास ज़्यादा कैसे हो गया, रिएक्टेंट का तो मास कम था। तो भैया प्रोडक्ट ने कुछ ना कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब करी होगी, उससे उसने अपने मास को बढ़ाया होगा। ठीक है, तो ये चीज़ होती है जो आपको समझ में आई होगी। ठीक है, इसके बाद बात आती है क्यू को बाइंडिंग एनर्जी के टर्म्स में लिखना। देखो बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है, बाइंडिंग एनर्जी बेसिकली वो एनर्जी होती है जितनी एनर्जी हमें चाहिए होती है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को आपस में सेपरेट करने के लिए, या ऐसे बोलें न्यूक्लियॉन्स को न्यूक्लियस से सेपरेट करने के लिए जो एनर्जी हमें देनी पड़ती है वो बाइंडिंग एनर्जी होती है। ठीक है, और इसका उल्टा भी बाइंडिंग एनर्जी कहलाती है। ठीक है, अब देखो बात करते हैं Q इज इक्वल्स टू बाइंडिंग एनर्जी ऑफ B माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ A। देखो अगर आपके पास में न्यूक्लियर रिएक्शन का मास डिफेक्ट दे रखा है तो आप ऊपर वाला फॉर्मूला यूज़ करोगे, Q इज इक्वल्स टू डेल्टा एम सी स्क्वायर। सीधा वही दिमाग में रखो, आइंस्टीन की इक्वेशन E इज इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर। ई की जगह Q आ गया, एम की जगह डेल्टा एम है ही और सी स्क्वायर की जगह सी स्क्वायर है ही। ठीक है, तो अगर डेल्टा एम दे रखा है तो क्यू इज इक्वल टू डेल्टा एम सी स्क्वायर हो जाएगा। और अगर बाइंडिंग एनर्जी दे रखी है तो सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई मत कर देना, क्योंकि बाइंडिंग एनर्जी भी तो एनर्जी ही है और क्यू वो भी एनर्जी है।
तो जब एनर्जी मिल रही है तो सी स्क्वायर से क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हो? तो जब बाइंडिंग एनर्जी दे रखी हो तो केवल उनका डिफरेंस देखना है, यानी बाइंडिंग एनर्जी ऑफ बी माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ ए, यानी जो भी प्रोडक्ट की बाइंडिंग एनर्जी है उसमें से रिएक्टेंट की बाइंडिंग एनर्जी माइनस कर देना, ठीक है? तो तुम्हें क्यू वैल्यू मिल जाएगी। और अगर ऐसा होता है कि प्रोडक्ट की बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा है और रिएक्टेंट की बाइंडिंग एनर्जी कम है तो रिएक्शन स्टेबल होगा। अब तुम खुद ही सोचो, प्रोडक्ट की बाइंडिंग एनर्जी अगर ज़्यादा होगी यानी उसके न्यूक्लियॉन्स को न्यूक्लियस से सेपरेट करना मुश्किल होगा, ज़्यादा बाइंडिंग एनर्जी देनी पड़ेगी, तो प्रोडक्ट अपने आप स्टेबल हो जाएगा। भाई खुद से सोचो ना ये बात, अगर प्रोडक्ट की बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा होगी तो क्या होगा, उसके न्यूक्लियॉन्स को उसके न्यूक्लियस से सेपरेट करने के लिए हमें ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। और अगर ये काम करना पड़ा इसका मतलब कि जो प्रोडक्ट है वो स्टेबल है, और किसी भी रिएक्शन का अगर प्रोडक्ट स्टेबल है यानी वो रिएक्शन स्टेबल है। ठीक, ठीक है। इसके बाद बात आती है कि अगर रिएक्टेंट की बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा हुई और प्रोडक्ट की कम हुई, इसका मतलब रिएक्शन अनस्टेबल है। प्रोडक्ट की न्यूक्लियस को न्यूक्लियस से सेपरेट करने के लिए हमें थोड़ी सी एनर्जी देनी पड़ेगी और वो हाल टूट जाएगा, ठीक है, अलग हो जाएगा, तो इसलिए रिएक्शन अनस्टेबल होगी। तो इस तरह से मैंने ब्रैकेट में ये स्टेबिलिटी और अनस्टेबिलिटी लिखा, ठीक है। तो सिंपल सी चीज़ है, आपको यहाँ से ही फॉर्मूला समझ लेना है, बहुत सिंपल सवाल होते हैं इनके, बस एक न्यूक्लियर रिएक्शन दे दी जाएगी, ठीक है। और जैसे अगर आपके पास में डेल्टा एम दे रखा है तो डेल्टा एम सी स्क्वायर लगा देना, और केवल बाइंडिंग एनर्जी दे रखी है प्रोडक्ट और रिएक्टेंट्स की, तो बस उसका डिफरेंस निकाल करके सवाल उड़ा देना, ठीक है। सिंपल चीज़ है, फॉर्मूला लिखे हुए। इसके बाद यार बात आती है अल्फा डिके की। वैसे तो ये चीज़ कट चुकी है अब तुम्हारे सिलेबस से, पर देख लो, हो सकता है कभी आ जाए। तो यार इसमें देखो क्या होता है, अल्फा डिके बेसिकली अल्फा पार्टिकल क्या होता है, पहले ये समझो, अल्फा पार्टिकल हीलियम का न्यूक्लियस होता है, ठीक है। अब इसमें क्या है, जैसे मान लो हमारे पास कोई एक एक्स है, एक्स क्या है, एक्स हमारे पास एक पेरेंट न्यूक्लियाई है, उसका जो एटॉमिक नंबर है वो Z है और जो एटॉमिक मास है वो A है। ये क्या करता है, कोई भी देखो, हम लोग यहाँ पर जैसे पढ़ते हैं बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस वाली कर्व, उसमें जो एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक मास बहुत ज़्यादा होता है वो भी बहुत अनस्टेबल होते हैं, और जिनका एटॉमिक मास बहुत कम होता है वो भी बहुत अनस्टेबल होते हैं। जो बीच वाले एलिमेंट्स होते हैं ना बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस वाली कर्व में, वो स्टेबल होते हैं। तो बेसिकली जो बड़े बड़े एलिमेंट्स हैं वो टूटते हैं, ठीक है ना, उनका डिके होता है, उन एलिमेंट्स में टूटते हैं जो स्टेबल हैं, ठीक है। तो जैसे समझो कोई एक्स कोई ऐसा एलिमेंट होगा जो कि थोड़ा अनस्टेबल होगा तो वो वाई में टूटेगा। वाई कोई स्टेबल न्यूक्लियाई होगा तो वाई को हम लोग डॉटर न्यूक्लियाई बोलते हैं, क्योंकि ये अपने पेरेंट न्यूक्लियाई से मिल करके बना है, ठीक है। तो बेसिकली अल्फा डिके में क्या होता है, जो एटॉमिक नंबर होता है वो -2 हो जाता है। यानी सपोज दैट मान लो कोई हमारे पास एलिमेंट है, उसका एटॉमिक नंबर 98 है, तो जब वो टूटेगा अल्फा डिके करेगा, ध्यान देना अल्फा डिके करेगा, तो 98 से घट के उसका 96 हो जाएगा, यानी एटॉमिक नंबर 2 कम हो जाता है। और जो मास नंबर होता है वो 4 कम हो जाता है। यानी ऐसे याद रखो कि एटॉमिक नंबर 2 कम होता है तो मास नंबर उसका दुगना कम होगा, यानी 4 गुना, मतलब 4 टाइम कम होगा। Z-2 होता है तो A-4 होगा, मतलब एटॉमिक नंबर 2 कम होगा तो एटॉमिक मास जो है वो 4 कम होगा, ठीक है। इसके बाद जैसे मैंने बताया कि अल्फा डिके क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें अल्फा पार्टिकल निकलता है, यानी हीलियम का न्यूक्लियस निकलेगा, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2, हीलियम का एटॉमिक मास 4, और साथ में कुछ एनर्जी निकलती है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल यूरेनियम वगैरह जो होते हैं, ये भी क्या, ये भी अनस्टेबल है। नेचर में इनका रेडियो एक्टिव डिके होता है पर वो बहुत स्लो होता है, 10⁻30 ईयर्स में कहीं जाके हो रहा है, इतने सालों तक कौन जिएगा भाई। ऐसे ही जो छोटे छोटे एलिमेंट्स होते हैं जैसे हाइड्रोजन वगैरह, इनका भी रेडियो एक्टिव डिके होता है, ठीक है ना। जैसे सन में क्या हो रहा है, सन में यही तो हो रहा है, फ्यूज़न हो रहा है, जो हाइड्रोजन है वो हीलियम में कन्वर्ट हो रहा है, और उनमें बहुत एनर्जी निकलती है। छोटे बड़े में टूटते हैं ना, छोटे वाले जो छोटे छोटे होते हैं वो, उनमें बहुत एनर्जी निकलती है, जैसे सन में निकल रही है, ठीक है। हाइड्रोजन बॉम्ब वगैरह जिससे बनाए जाते हैं। इसके बाद बात आती है नंबर ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल्स की। अब देखो जैसे मान लो हमें नंबर ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल्स कैलकुलेट करने हो तो वो हम कैसे करेंगे, डिफरेंस इन द एटॉमिक मासेस ऑफ एक्स एंड वाई डिवाइड बाई 4। तो यहाँ पे 4 का बहुत अहम रोल होता है, जैसा तुमने देखा कि एटॉमिक मास जो है वो 4 कम होता है, ठीक है ना, A-4 होता है। ऐसे ही ना यहाँ पर 4 का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। जैसे अगर तुम्हें नंबर ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल्स निकालने हैं तो डिफरेंस इन द एटॉमिक मासेस ऑफ एक्स एंड वाई के एटॉमिक मासेस का डिफरेंस देख लो, और जो भी डिफरेंस है उसका डिवाइड 4 में कर दो, तो तुम्हें अल्फ़ा पार्टिकल मिल जाएगा। याद रखना एटॉमिक मास का डिफरेंस देखना, एटॉमिक नंबर का मत देख लेना, एक एक चीज़ बड़े ध्यान से देखना, ठीक है।
इसके बाद बात आती है बीटा डिके पे। अब देखो बीटा डिके ना दो तरह के होते हैं, एक होता है बीटा पॉजिटिव डिके, एक होता है बीटा नेगेटिव डिके। ये पॉजिटिव लग रहा है ना तो इसमें उल्टा खेल चलेगा, और वो वाला नेगेटिव लग रहा है ना भाई, इसमें भी उल्टा खेल चलेगा। कैसा उल्टा खेल चलेगा, ध्यान से सुनो, याद करने का तरीका बता रहे हैं। खेल तो सब में सीधा ही चलता है, जैसा प्रकृति खेल चलाती है खेल वैसे ही चलता है। नेचर इज़ द बेस्ट टीचर। लेकिन बात क्या है कि याद करने का तरीका बता रहे हैं। अब जैसे बीटा पॉजिटिव डिके है तो सिंपली इसमें भी क्या करो, कोई पेरेंट न्यूक्लियाई ले लो एक्स, उसका एटॉमिक नंबर जेड, उसका एटॉमिक मास ए, वो अपना डॉटर न्यूक्लियाई में टूटेगा। तो इसमें क्या होगा, अगर ये बीटा प्लस डिके है तो जो इसका एटॉमिक नंबर होगा वो 1 कम हो जाएगा, मतलब जेड माइनस 1 हो गया। अगर बीटा प्लस डिके है तो जेड माइनस 1 होगा, एक कम होगा, प्लस का माइनस होगा, जेड माइनस 1 होगा, यानी एक कम होगा अगर बीटा पॉजिटिव डिके है तो। ठीक है, रिलेट कर पा रहे हो? ठीक है। और एटॉमिक मास पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जैसा है वैसा ही रहेगा। साथ में एक इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा, इसको हम पॉजिट्रॉन बोलते हैं। ई को इलेक्ट्रॉन मत बोल देना, ये पॉजिट्रॉन होता है। ठीक है, इसका जो एटॉमिक नंबर है वो क्या है 1, और एटॉमिक मास इसका 0। ठीक है, साथ में एक न्यूट्रिनो निकलेगा। बेसिकली देखो न्यूट्रिनो क्या होता है, न्यूट्रिनो एक हाइपोथेटिकल पार्टिकल है जो कि साइंटिस्ट पॉली ने डिस्कवर किया था। ठीक है, एक्चुअली में ये न्यूट्रिनो हाइपोथेटिकल पार्टिकल है। इसको हम क्यों लिखते हैं इस रिएक्शन में, क्योंकि हर एक रिएक्शन में जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है वो वायलेट नहीं होना चाहिए, यानी कि वो फॉलो होना चाहिए उस रिएक्शन में। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को बनाने के लिए, उसको बैलेंस करने के लिए हम एक ये हाइपोथेटिकल पार्टिकल को न्यूक्लियर रिएक्शन में लिखते हैं। ठीक है, इसके बाद बात आती है बीटा माइनस डिके पे। बीटा माइनस डिके है तो इसमें क्या होगा, जो पेरेंट न्यूक्लियाई है सबसे पहले उसे देखो, एटॉमिक नंबर जेड, एटॉमिक मास ए। जब ये अपने डॉटर न्यूक्लियाई में टूटेगा, यानी वाई में टूटेगा, तो जो एटॉमिक नंबर होगा वो जेड प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, यानी ये बीटा माइनस डिके है तो क्या होगा, जो एटॉमिक नंबर होगा वो +1 हो जाएगा। ठीक है, बीटा माइनस है तो एटॉमिक नंबर +1 हो गया, और एटॉमिक मास पर इसमें भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, जैसा कोई फ़र्क उसमें नहीं पड़ा था बीटा प्लस में, वैसा ही इसमें भी नहीं पड़ेगा। साथ में इसमें एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, उसका एटॉमिक नंबर, मतलब उस पर चार्ज है बेसिकली। ये तो इलेक्ट्रॉन का कोई एटॉमिक नंबर नहीं होगा, चार्ज है बस -1, और उस पर एटॉमिक मास उसका 0। साथ में इसमें एंटी न्यूट्रिनो निकलता है। ठीक है, बीटा माइनस में एंटी न्यूट्रिनो, बीटा पॉजिटिव में न्यूट्रिनो, दोनों की सिमिलर प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ठीक है, ये मास लेस पार्टिकल्स होते हैं, लाइट की स्पीड से ट्रेवल करते हैं, लगभग उतनी स्पीड से। ठीक है, अब देखो बीटा पॉजिटिव डिके में हीट जो होगी वो एब्जॉर्ब होगी, ये एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा और इसका क्यू वैल्यू नेगेटिव होगा। बीटा माइनस डिके में ये बीटा पॉजिटिव की कहानी रही। ठीक है, हीट एब्जॉर्ब होगी, एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा, क्यू वैल्यू नेगेटिव होगी। बीटा माइनस में क्या होगा, इसमें हीट रिलीज होगी, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा और इसमें क्यू वैल्यू पॉजिटिव होगी। ठीक है, आई थिंक कोई इसमें दिक्कत नहीं होगी बीटा पॉजिटिव बीटा माइनस में। ये इनकी जनरल रिएक्शंस हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद बात आती है नंबर ऑफ बीटा पार्टिकल्स की। तो देखो कैसे निकालेंगे, एटॉमिक नंबर ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एटॉमिक नंबर ऑफ वाई प्लस 2 अल्फा माइनस बीटा। ये इसका फॉर्मूला होता है, एटॉमिक नंबर ऑफ एक्स। इसमें नंबर की बात हुई, ध्यान देना, इसमें एटॉमिक नंबर यूज़ करना है, उसमें एटॉमिक मास यूज़ करना था। जब अल्फा पार्टिकल निकालते थे तो डिफरेंसेस इन एटॉमिक मासेस ऑफ एक्स एंड वाई डिवाइड बाई 4। इसमें जब बीटा पार्टिकल निकालेंगे तब एटॉमिक नंबर का यूज़ करेंगे, ध्यान देना। एटॉमिक नंबर ऑफ एक्स इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर ऑफ वाई प्लस 2 अल्फा माइनस बीटा। ये फॉर्मूला होता है बीटा पार्टिकल्स को कैलकुलेट करने का। ठीक है, इसके बाद बात आती है कैनेटिक एनर्जी ऑफ डॉटर न्यूक्लियाई। जो डॉटर न्यूक्लियाई बनता है उसकी कैनेटिक एनर्जी कितनी होगी, Q/A × 4। कैनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल की कैनेटिक एनर्जी कितनी होगी, सिंपल सा Q/A × A-4। ठीक है, ए मतलब एटॉमिक मास। इसके बाद लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डिके, NT इज इक्वल्स टू N0 e⁻⁻टी। हाफ लाइफ का फॉर्मूला लैम्डा इक्वल्स टू Ln2 हाफ लाइफ। मैं जल्दी जल्दी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये वैसे भी आपका कट चुका है। जो इम्पोर्टेंट पार्ट था वो बस वही डिके वाला था, अल्फ़ा डिके बीटा डिके। बाकी अब ये चीज़ वैसे भी वो भी कट गई थी, लेकिन वो तब भी थोड़ा इंटरेस्टिंग था।
और वैसे भी ये भी कट ही चुका है, पर मैं ले आया हूँ ताकि मान लो आ जाए तो आप कर सको, ठीक है। तो हाफ लाइफ का फॉर्मूला लैम्डा इज इक्वल टू ln2 अपॉन हाफ लाइफ। उसके बाद देखो 34th नंबर पे कुछ रेशियोज लिखे हैं। जैसे मान लो कभी कभी सवाल में वो आपसे कह देता है कि हाफ लाइफ हो गई, एक हाफ लाइफ हो गई, और एक हाफ लाइफ का अगर आपको रेशियो याद है 1:7, तो आप डायरेक्टली वहाँ से उसका रेशियो निकाल के लिख सकते हो। जैसे वो आपसे क्वेश्चन में कहेगा कि इस चीज़ की 1:7 रेशियो में वो चीज़ है, और बोले कि कितनी हाफ लाइफ होगी, तो आप डायरेक्टली उसको बोल सकते हो कि उसकी 1 हाफ लाइफ होगी। जैसे मान लो आपको उसका रेशियो पता है 1:3, तो डायरेक्टली बोल सकते हो उसकी सेकेंड हाफ लाइफ होगी। तो ये कुछ रेशियोज़ हैं। मैं रिकमेंड करूँगा कि आप बस इनको एक बार निगाह डाल लो, इसको ना याद मत करो, बिकॉज़ ये वैसे भी कोर्स से हट चुके हैं, सिलेबस में अब नहीं है। बट अगर याद हो जाए फिर कोई दिक्कत नहीं है, बट जो इम्पोर्टेंट मैंने बताई वो तो ज़रूरी याद कर लेना है, ठीक है। इसके बाद अब देखो जो आपके सिलेबस में है वो फिर से शुरू हो गया है, ठीक है। ये है टी इज इक्वल्स टू 2πr/v। ये क्या है? टाइम का फॉर्मूला है। टाइम क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है यार। तो भाई डिस्टेंस की जगह 2πr लिख दिया, अपॉन वी लिख दिया। ये क्या होता है? 1.51 इंटू 10⁻16 इंटू एन क्यूब अपॉन जेड स्क्वायर। इसका भी वैसे ही एक्सप्रेशन है बस, और कुछ नहीं है, जैसे रेडियस वेलोसिटी वगैरह का था जो हमने शुरुआत में पढ़ा था। इसके बाद बात आती है मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ एन ऑर्बिट। ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट है। ज़्यादातर लोग ना इसे स्किप कर देते हैं, लेकिन बहुत सिंपल सा इसका फॉर्मूला है कि जैसे मान लो कोई nth ऑर्बिट है, उसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, तो उसका फॉर्मूला होगा बी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एन रेज टू पावर 5। ठीक है, याद रखना, 5 याद रखो, 5। ठीक है, बी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एन रेज टू पावर 5। बहुत सिंपल सा है, बस इतना ऐसा याद रखना है। अब देखो जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है ये देखो क्या है इसमें। पूरा ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम बना रखा है और उनके करस्पॉन्डिंग एनर्जीज दे रखी हैं। अब देखो इसमें क्या होता है, जैसे अगर हम n=1 की बात करें, तो यहाँ से हमारा ग्राउंड स्टेट शुरू हो जाता है। अब इसमें जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है और जहाँ पर ज़्यादातर लोग गलती करते हैं वो क्या है वो सुनो। वो है कि जैसे कि n=1 है, यहाँ से ग्राउंड स्टेट स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, हम क्या करते हैं, जैसे मान लो अगर हमें फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट दे रखी है, ठीक है, अगर हमें फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मान लो दे रखी है, तो बड़बड़ी में हम लोग क्या करते हैं कि जैसे ही हमने फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट देखी, हम लोग उसमें एन की जगह 1 डाल देते हैं। ऐसा बिल्कुल मत करना, क्योंकि देखो एन की वैल्यू 1 शुरू हो जाती है ग्राउंड स्टेट से ही। ठीक है, n=1 ग्राउंड स्टेट पे, n=2 होता है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट पे। तो देखो तुम्हें बस इतना याद रखना है कि जो n की वैल्यू 1 है वो ग्राउंड स्टेट से ही शुरू हो जाती है, बस इतनी चीज़ याद रखो, बाकी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब देखो इसमें होता क्या है कि हर एक एनर्जी के करस्पॉन्डिंग एनर्जीज मैंने लिख रखी हैं। इसमें देखो क्या है, जैसे n=1 के करस्पॉन्डिंग एनर्जी होती है वो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। ये सारी की सारी एनर्जीज तुम्हें रट जानी चाहिए, क्योंकि इससे ना तुम्हारा सवाल बिल्कुल हलवा बन जाता है। डायरेक्ट सवाल तुम यहाँ से कर लोगे, नहीं तो तुम्हें बहुत कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, तब जाके ही एनर्जीज निकालोगे। और डायरेक्ट याद होंगी ना, तो सिंपली मेरा विश्वास करो, ऐसे ऐसे सवाल हाल सॉल्व हो जाएंगे। अभी मैं कह रहा हूँ ना, मैं क्वेश्चन सीरीज लाऊंगा, मैंने अपने प्रीवियस वीडियोज़ में भी बताया था, और उसमें सवाल करेंगे, फिर इसके सवाल भी करेंगे, और फिर देखना कितनी जल्दी सवाल सॉल्व हों। तो याद रखना, ग्राउंड स्टेट के करस्पॉन्डिंग -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, फिर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के करस्पॉन्डिंग -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, फिर सेकेंड के करस्पॉन्डिंग -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, फिर -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, फिर -0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और अगर 6 की भी याद करना चाहो तो -0.38 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, बेसिकली 5 तक याद रख लो, 6 तक याद हो जाए तो बस 6 तक याद रख लो, यहीं तक सवाल आते हैं। और आराम से 6 तक अगर आपने, यानी एट n=6 तक, यानी इसको अगर हम बोलें तो ये हमारा यहाँ तक हमने अगर याद रख ली इनके करस्पॉन्डिंग एनर्जीज, तो फिर तो सवाल बचा ही नहीं कुछ। ठीक है, बहुत सिंपल हो जाएगा। तो बस इतना आप याद रख लो, उनके करस्पॉन्डिंग एनर्जीज। ठीक है, जब सवाल की सीरीज लाएंगे ना, तब हम डायरेक्ट ऐसे ही सॉल्व करेंगे, और फिर देखना आप भी साथ साथ सॉल्व करना, यही याद करके कितना मज़ा आएगा। ठीक है, इन्फिनिटी पे 0.00 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी हो जाती है। ठीक है, जब एन इन्फिनिटी हो जाएगा तब। ठीक है,
इसके बाद यार बात आती है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम पर। देखो ये एक मतलब एक हम बोल सकते हैं कि एक टॉपिक है, एक कॉन्सेप्ट है छोटा सा। इसमें क्या होता है, दोज स्पेक्ट्रल लाइंस विच हैव n2 इज इक्वल्स टू 1 और रिटर्न टू ग्राउंड स्टेट आर कंसिडर्ड एज एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। यानी बेसिकली होता क्या है कि जो भी स्पेक्ट्रल लाइंस हमारी बिल्कुल ग्राउंड स्टेट को टच कर रही हैं, भले ही कहीं से भी करें, ठीक है ना, किसी भी स्टेट से वो अगर ग्राउंड स्टेट को टच कर रही हैं तो वो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कहा जाए, वो वाली लाइंस एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कही जाएंगी। जैसे यहाँ पर देखो 3, 4 एंड 5, ये तीन की तीन लाइंस जो हैं ये ग्राउंड स्टेट को टच कर रही हैं, इसलिए ये एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है। लेकिन 1 और 2 नहीं कर रही ग्राउंड स्टेट को, ठीक है, तो ये एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम नहीं है। इसके बाद बात आती है 38 पे। हाँ, इसमें देखो क्या है, जैसे शुरुआत में मैंने तुम्हें एक वो फॉर्मूला बताया था 1/λ इज इक्वल्स टू RZ² इंटू 1/n1² माइनस 1/n2²। उस वाले फॉर्मूला में बेसिकली क्या होता है, ध्यान से सुनना, अब उसकी थोड़ी सी बात हम यहाँ पे आपको बताएंगे, ठीक है। जैसे कभी कभी वो तुमसे क्या कहता है, कभी कभी वो तुमसे ये बोलेगा सवाल में कि फाइंड द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इन लाइमन सीरीज, ठीक है, ऐसे बोल देगा। तो अब देखो जब भी वो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ बोले तो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ का मतलब होगा मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी, और फ्रिक्वेंसी ही एनर्जी होती है, ये बात समझ लो। आई थिंक पता होगी, और अगर नहीं पता तो फिर आज से समझ लो, फ्रिक्वेंसी ही एनर्जी होती है, ठीक है। तो अगर हम बात करें मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी की, तो मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी हमें लाइमन सीरीज में कब मिलेगी, जब हम n=1 से n=इन्फिनिटी तक जाएंगे। बात समझ में आ रही है, तभी तो मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी मिलेगी भाई। मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी मतलब मैक्सिमम एनर्जी। तो जब आप n=1 से n=इन्फिनिटी तक जाओगे तभी तो आपको मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी मिलेगी और शॉर्टेस्ट वेवलेंथ मिलेगी, ठीक है। अगर शॉर्टेस्ट वेवलेंथ होगी तो मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी होगी। और अगर हम बात करें लॉन्गेस्ट वेवलेंथ की, तो जब लॉन्गेस्ट वेवलेंथ होगी तब मिनिमम फ्रिक्वेंसी होगी। तो अगर लॉन्गेस्ट वेवलेंथ दे दे, ठीक है ना, तब मिनिमम फ्रिक्वेंसी हो जाएगी। तब क्या करना, तब अगर लाइमन सीरीज की बात कर रहा है तो n1 को 1 डालना और n2 को 2 डालना, ठीक है, क्योंकि तब हमें मिनिमम फ्रिक्वेंसी चाहिए। और अगर मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी की बात करें या फिर शॉर्टेस्ट वेवलेंथ बोले, तब लाइमन सीरीज में n1 को 1 डालना और n2 को इन्फिनिटी डालना। इसी तरह अगर बाल्मर सीरीज की बात करता है और शॉर्टेस्ट वेवलेंथ पूछता है, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ का मतलब मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी लिखा हुआ है, देखो सब लिखा है, तब क्या करना, तब n1 को 2 डालना क्योंकि बाल्मर सीरीज आ गया है ना इसलिए, और n2 को इन्फिनिटी डालना। और अगर बाल्मर सीरीज में लॉन्गेस्ट वेवलेंथ पूछता है, इसका मतलब मिनिमम फ्रिक्वेंसी पूछ रहा है, तो n1 को 2 डालना और n2 को 3 डालना। इसी तरह पाश्चन की बात है, सेम चीज़ें जो लाइमन बाल्मर में लगाई वही पाश्चन सीरीज में लगा देना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे लिखा तो इन शॉर्टेस्ट लेमडा इन एनी स्पेक्ट्रल सीरीज। अब देखो ऐसे समझ सकते हो कि कोई भी स्पेक्ट्रल सीरीज हो, चाहे लाइमन हो, चाहे बाल्मर हो, चाहे पाश्चन हो, चाहे ब्रैकेट हो, चाहे फंड हो, ये भी सीरीज होती हैं, कोई भी सीरीज हो, उसमें अगर आपसे शॉर्टेस्ट वेवलेंथ पूछी है, इसका मतलब वो आपसे मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी पूछ रहा है। और मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी कब आएगी, जब आप n2 अपना इन्फिनिटी करोगे, ठीक है ना। तो n2 जो है वो इन्फिनिटी होगा अगर शॉर्टेस्ट वेवलेंथ बोल रहा है, यानी मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी बोल रहा है, तो n2 को इन्फिनिटी डालना चाहे कोई भी सीरीज हो। और n1 बदलता रहता है, अगर लाइमन है तो 1 हो जाएगा, बाल्मर है तो 2 हो जाएगा, पाश्चन है तो 3 हो जाएगा, लेकिन n2 इन्फिनिटी रहेगा अगर शॉर्टेस्ट वेवलेंथ बोला है या फिर मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी बोली है, ठीक है। बहुत बढ़िया। अब बात आती है ई की वैल्यू की। अब देखो ई की वैल्यू जैसे मैंने पीछे ही बताया था ना, इसका फॉर्मूला h/λ या फिर HF भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब इसका देखो एक शॉर्टकट होता है कि भैया इसमें कैलकुलेशन बहुत है। जैसे अगर मान लो तुमसे कभी एनर्जी पूछी, तो प्लैंक्स कांस्टेंट की इतनी बड़ी वैल्यू लिखो 6.626 इंटू 10⁻34, फिर उसका मल्टीप्लाई स्पीड ऑफ लाइट में करो, फिर अपॉन में वेवलेंथ दे रखी तो वेवलेंथ में करो, नहीं तो अगर एनर्जी दे रखी एनर्जी लिखो, वेवलेंथ पूछी तो वेवलेंथ निकालो। तो ये बहुत मतलब कैलकुलेशन हो जाएगी, कुल मिलाकर कहना ये चाहता हूँ मैं।
तो उस कैलकुलेशन को आप अवॉइड कैसे कर सकते हो? तो बेसिकली क्या है, एच और सी ये तो वैल्यू सेम रहेंगी, प्लांक्स कांस्टेंट कभी नहीं बदलेगा, स्पीड ऑफ लाइट कभी नहीं बदलेगी। तो इनकी जगह पे आप क्या लिख लो, 2 × 10⁻⁻25 जूल में। अगर आपको लैम्डा चाहिए मीटर में, मतलब अगर आपको हर एक चीज़ उसकी एसआई यूनिट में चाहिए, जैसे वेवलेंथ की एसआई यूनिट बोलें तो मीटर, ठीक है, एनर्जी की बोलें तो जूल, तो हर एक चीज़ अगर आपको ऐसा यूनिट में चाहिए तो आप ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो, 2 × 10⁻⁻25 जूल अपॉन लैम्डा आपको मीटर में मिल जाएगा, ठीक है। और अगर आपको जो क्वांटम लेवल पे यूनिट्स होती हैं, जैसे एनर्जी की आपकी इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गई, लैम्डा आपका नैनोमीटर में जनरली एक्सप्रेस करते हैं, एंगस्ट्रॉम में भी कर सकते हैं बट नैनोमीटर में। तो अगर आपको लैम्डा नैनोमीटर में चाहिए तो आप यहाँ पर एच यानी प्लैंक्स कांस्टेंट और स्पीड ऑफ लाइट दैट इज सी, इनकी जगह पे 1240 यानी 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिख करके डायरेक्ट सवाल सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे देखो, ये हमने इनकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज़ लिखी हुई हैं जिससे कैलकुलेशन थोड़ी ईजी हो जाए, ये डायरेक्ट आपको याद रहेंगी। तो एच और सी का तो कोई झंझट नहीं। बाकी लैम्डा दिए रखा है, एनर्जी पूछी है, तो लैम्डा लिख करके एनर्जी निकाल दो। ये एनर्जी दे रखी है, लैम्डा पूछा है, तो सिंपल सी चीज़ है, एनर्जी निकाल दो, ठीक है। उसके बाद बात आती है एनर्जी ऑफ लाइट की। अब देखो एनर्जी ऑफ लाइट क्या होती है, ध्यान से समझो कि लाइट क्या है। लाइट बहुत सारे फोटॉन्स के पैकेट्स हैं, ठीक है, पैकेट्स ऑफ फोटॉन्स आर नॉन एज लाइट, ठीक है, बात समझ में आ रही है। फोटॉन्स क्या है, फोटॉन्स मासलेस पार्टिकल्स हैं, स्पीड ऑफ लाइट जितनी ट्रैवल करते हैं भाई वही चीज़ है, ठीक है। बेसिकली अगर हम बोलें तो जो फोटॉन्स हैं वो लाइट की, ऐसे बोल सकते हैं कि एक यूनिट है, ठीक है। एक फोटॉन की एनर्जी कितनी होगी, एच एफ। बहुत सारे फोटॉन्स, अगर एन नंबर ऑफ फोटॉन्स हैं उनकी एनर्जी कितनी होगी, एन एच एफ, ठीक है। तो बहुत सारे फोटॉन से मिलकर ही तो लाइट बनी है, तो लाइट की एनर्जी क्या हो गई, एन एच एफ, सिंपल सी चीज़ है। इसके बाद एक और एनर्जी का फॉर्मूला आता है और वो क्या होता है, फॉर्मूला बहुत सिंपल। तो एनर्जी का एक बहुत ही बढ़िया सा फॉर्मूला है, वो है E इज इक्वल्स टू पी सी। अब देखो ये पी सी मैंने क्यों यूज़ किया, ध्यान देना, ये मैं आगे भी बहुत यूज़ करूँगा। अभी पी सी आपको याद रहेगा, पी सी मतलब प्रियंका चोपड़ा, ऐसे याद रखो, E इज इक्वल्स टू पी सी याद करने का तरीका है, ठीक है। बाकी जो पहले मैंने फॉर्मूलाज बताए थे उन सब का यूज़ करके डायरेक्टली आप एक फॉर्मूला मास के टर्म से भी निकाल सकते हो, ई अपॉन सी स्क्वायर, वही है ई इज इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर, बस वही है और कुछ नहीं है, ठीक है। तो एक नया फॉर्मूला बस यही मिला जो 41 नंबर पे लिखा हुआ है, ई इज इक्वल्स टू पी सी, ठीक है। इसके बाद बात आती है, आपको पता है कि पावर क्या होता है, एनर्जी अपॉन टाइम होता है। अब एनर्जी जो मैंने देखी लाइट की वो क्या थी, एन एच एफ, अपॉन में मैंने टाइम लिख दिया तो मेरे पास पावर निकल आई। इंटेंसिटी की बात करें तो इंटेंसिटी क्या होता है, नंबर ऑफ फोटॉन्स पासिंग पर यूनिट एरिया इन पर यूनिट टाइम, वो होती है इंटेंसिटी। तो इंटेंसिटी में सिंपली क्या लिखेंगे, एन एच एफ अपॉन ए इंटू टी, कुछ नहीं हुआ, जो भी पावर का फॉर्मूला था उसका बस डिवाइड कर दिया ए से, एरिया से, और कुछ नहीं किया, तुम खुद देख सकते हो, ठीक है। इसके बाद बात आती है यार, जो हमारे पास में इंटेंसिटी होती है, ये अभी यही में सवाल पूछा गया था, ठीक है ना, जनवरी वाले अटेम्प्ट में। इसमें देखो क्या होता है, जैसे हमारे पास जो कम्प्लीटली एब्जॉर्प्टिव सरफेस होता है, देखो एब्जॉर्प्टिव सरफेस का मतलब क्या है, ये बात मैंने तुम्हें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वाले चैप्टर में भी बताई थी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वाले चैप्टर में। देखो एब्जॉर्प्टिव सरफेस का मतलब क्या होता है कि जो लाइट गई, ठीक है ना, पूरी पूरी एब्जॉर्ब हो गई, दोबारा लौट के आई ही नहीं। तो सिंपली इसमें जो हम लोग मेन फॉर्मूला इसमें पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं रेडिएशन प्रेशर का, जो कि है पी। तो इसको मैंने रेडिएशन प्रेशर के टर्म्स में नहीं लिखा फॉर्मूले को, क्योंकि अगर मैं उस टर्म में लिखूंगा तो तुम्हारे लिए याद करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, तुम ऐसे याद करोगे पी इज इक्वल्स टू आई अपॉन सी और भूलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। मैंने इसे भी पी सी की फॉर्म में बना दिया, प्रियंका चोपड़ा की फॉर्म में। अब सुनो, पी सी इज इक्वल्स टू आई, ऐसे याद रखो। टारगेट हमारा क्या है, फॉर्मूला हमें रेडिएशन प्रेशर के टर्म्स में यूज़ करना है, हमें पी चाहिए, पी। लेकिन हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं पी सी इक्वल्स टू आई, कोई दिक्कत नहीं है, ये फॉर्मूला याद रहेगा तो पी इक्वल्स टू आई बाई सी भी याद रहेगा। तो मैं आपको क्या बता रहा था कि जो पी सी इज इक्वल्स टू आई है,
ठीक है, आपको ये याद रखना है कंप्लीटली एब्जॉर्प्टिव सरफेस के लिए। ठीक है, एब्जॉर्प्टिव सरफेस के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वाले चैप्टर में कि लाइट गई जाके एब्जॉर्ब हो गई, ठीक है, फिर लौटी ही नहीं दोबारा। तो पी सी इक्वल्स टू क्या हो गया, आई हो गया। अब देखो यहाँ पर बेसिकली हम जो फॉर्मूले की बात कर रहे हैं वो हम पी के फॉर्मूले की बात करें, मतलब पी क्या है, पी है रेडिएशन प्रेशर। ठीक है, हमें इसका फॉर्मूला याद करना है अगर हमें इंटेंसिटी पता हो एब्जॉर्प्टिव सरफेस के लिए। एक एक चीज़ बड़े ध्यान से समझना, ठीक है, उसका फॉर्मूला हम याद कर रहे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, पी सी इज इक्वल्स टू आई। अब मैंने पी सी इक्वल्स टू आई क्यों बोला, अगर मैं बोल देता पी इज इक्वल्स टू आई बाई सी तो तुम्हारे लिए एक और मुसीबत खड़ी हो जाती है, एक और फॉर्मूला याद करना पड़ता। ठीक है, तो बेसिकली मैंने पीसी से रिलेट इसलिए किया, पीसी मतलब प्रियंका चोपड़ा, याद रहेगा पीसी इक्वल्स टू आई। ठीक, इसके बाद बात आती है कंप्लीटली रिफ्लेक्टिव सरफेस की। तो भाई रिफ्लेक्टिव में तुम जानते हो लाइट रे गई दोबारा फिर लौट के आई, तो पीसी इक्वल्स टू टू आई। ठीक है भाई, यार बहुत सिंपल चीज़ है यार, तुम थोड़ा सा बस फील ले लो। पीसी इक्वल्स टू टू आई, लाइट गई फिर वापस आई, दो बार हुआ ना, तो पीसी इक्वल्स टू टू आई। ये भी प्रियंका चोपड़ा के टर्म्स में याद हो गया। मेन फोकस क्या है, अगर रेडिएशन प्रेशर पूछा जाए तो कैसे निकालोगे, पी, पी है रेडिएशन प्रेशर, ये फॉर्मूला याद रहेगा तो पी आराम से निकाल लोगे। ठीक है, बाकी तो समझदार हुई। तो ये चीज़ हो गई थी कंप्लीटली रिफ्लेक्टिव सर्फेस के लिए पी सी इक्वल टू टू आई। क्या यार, जुबान स्टैमर करने लगी यार। ठीक है, अब देखो पी सी इक्वल्स टू आई इंटू टू माइनस रो। अब जैसे ऊपर जो हमने फॉर्मूला पढ़े वो भी ठीक है, और वही फॉर्मूले से जेई में जो सवाल पूछा गया, तो क्योंकि उसमें उसने कंप्लीटली वर्ड यूज़ किया हुआ था। ठीक है, लेकिन देखो मैं तुम्हें अगर हकीकत बताऊं तो कोई भी चीज़ कंप्लीटली एब्जॉर्प्टिव या कंप्लीटली रिफ्लेक्टिव नहीं होती। जैसे गोल्ड बहुत ही अच्छा रिफ्लेक्टिव सरफेस है, जो कि नासा ने अपने जेम्स वेब टेलीस्कोप में यूज़ कर रखा है। वन ऑफ द बेस्ट एंड मोस्ट यू नो मोस्ट एडवेंचरस टेलीस्कोप, बहुत बढ़िया टेलीस्कोप है, नासा ने उसमें गोल्ड यूज़ कर रखा है। बट सुनो ध्यान से, गोल्ड भी प्योर रिफ्लेक्टिव नहीं होता। हो सकता है 96% हो, 97% हो, बट तुमको 100% हो ऐसा नहीं हो सकता। तो हर एक मतलब जो भी हमारा कोई भी मटेरियल है उसकी एक रिफ्लेक्ट या एब्जॉर्ब करने की एक लिमिटेड प्रॉपर्टी है, लेकिन अलग अलग उसके हिसाब से है। तो बेसिकली कोई 100% एब्जॉर्प्टिव और रिफ्लेक्टिव नहीं होता, तो उसकी जगह पे हम उसके कोफिशिएंट्स यूज़ करते हैं। जैसे अगर बात करें एब्जॉर्प्टिव सरफेस की, तो एब्जॉर्प्टिव सरफेस का एक कोफिशिएंट होगा एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट, जिसे हम रो से डिनोट करते हैं। तो उसके टर्म्स में जो रेडिएशन प्रेशर होगा वो क्या होगा, ध्यान से सुनो, पी सी इक्वल्स टू आई इंटू टू माइनस रो, और पी सी इक्वल्स टू आई इंटू सिग्मा माइनस वन। ऊपर वाला एब्जॉर्प्टिव सरफेस के लिए है, नीचे वाला रिफ्लेक्टिव सरफेस के लिए। सिग्मा जो है वो रिफ्लेक्टिव कोफिशिएंट है। ठीक है, रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट बोल सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। पी सी इक्वल्स टू आई इंटू टू माइनस रो और पी सी इक्वल्स टू आई इंटू सिग्मा माइनस वन। ठीक है, यहाँ तक बात हो गई क्लियर। अब यार बात करते हैं थोड़ा सा, इधर चलते हैं, ये कौन सा था 46। अब बात करते हैं देखो 47 पे। अब देखो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जिसके लिए आइंस्टीन को नोबेल प्राइज़ मिला। कई लोगों के अंदर वहम क्या होता है, ई इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर के लिए मिला। नहीं भाई, आइंस्टीन को नोबेल प्राइज़ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए मिला। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की ही। इसमें देखो क्या है, एनर्जी ऑफ फोटोन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू वर्क फंक्शन। ये फाई जो होता है ना, इसे वर्क फंक्शन बोलते हैं। अब देखो एनर्जी ऑफ फोटोन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू वर्क फंक्शन, इसका मतलब क्या है, ध्यान से सुनो। यहाँ से हम फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में एक आपको चीज़ बताएंगे। इसमें क्या है, जैसे एनर्जी क्या होती है, एच एफ होती है, तो वो लिख लो, इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एच एफ नॉट। जो वर्क फंक्शन होता है वो भी यही होता है। तो एच एफ नॉट, इसमें जो एफ नॉट है वो थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी है। तो बेसिकली होना क्या चाहिए, जो फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए वो ग्रेटर देन और इक्वल टू होनी चाहिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के, तभी हमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखने को मिलेगा। देखो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की कंडीशंस होती हैं। ठीक है, जब फ्रीक्वेंसी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू होगी एफ नॉट यानी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के, तब हमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, बात करते हैं 49th नंबर पर। इसमें क्या है, जैसे अब हमें लैम्डा के टर्म्स में अगर फॉर्मूला देखना हो तो ई की जगह हम लोग एच सी अपॉन लैम्डा लिख सकते हैं। तो एच सी अपॉन लैम्डा इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा नॉट इज थ्रेशोल्ड वेव लेंथ। अब इसमें जब आप देखोगे तो आपको क्या दिखेगा, वन अपॉन लैम्डा इज ग्रेटर देन और इक्वल टू वन अपॉन लैम्डा नॉट। जब इसे और सॉल्व करोगे तब आपको मिलेगा कि लैम्डा नॉट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू लैम्डा, मतलब वेव लेंथ में अपोजिट। देखो वेव लेंथ हमेशा फ्रीक्वेंसी के अपोजिट चलता है, ये बात मैंने तुम्हें अभी बताई। कहाँ पर, अभी स्पेक्ट्रल लाइन्स पढ़ी थी तब, कि शॉर्टेस्ट वेव लेंथ तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, ठीक है, लॉन्गेस्ट वेव लेंथ तो मिनिमम फ्रीक्वेंसी, ये चीज़ बताई ना मैंने अभी। तो हमेशा ये चीज़ याद रखो, अगर फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन और इक्वल टू थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होगी तो लैम्डा नॉट यानी थ्रेशोल्ड वेव लेंथ ग्रेटर देन और इक्वल टू होनी चाहिए
वेवलेंथ के, तब जाके फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आपको दिखेगा। तो ये कुछ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की कंडीशंस होती हैं। तो इनमें ये दोनों फॉर्मूलाज भी इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। अब देखो, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक अलग टॉपिक है। अगर आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में जानना है तो इसको ना एक अलग से भी पढ़ाएंगे हम, ठीक है। ये एक अलग टॉपिक है, इसमें बहुत सी चीज़ें हैं जो इस वीडियो में बताना मतलब संभव नहीं हो सकता, बिकॉज इसमें मॉडर्न फिजिक्स के सब फॉर्मूलाज लाए हैं। देख रहे हो, केवल फॉर्मूलाज बता रहे तब ये हालत है। मतलब जो भी चीज़ें मैंने आपको बताई बहुत इंटरेस्टिंग है, मैं और बताना चाह रहा था, लेकिन वही है कि टाइम नहीं है इतना, टाइम और टाइम ड्यूरेशन ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हो गई है। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जैसे यही फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ही बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंटरेस्टिंग भी है, ठीक है ना। आपके मोबाइल में जैसे आप देखते हो कि जब आप किसी डार्क एक्सपोजर में जाते हो तो मोबाइल की ब्राइटनेस एकदम हाई हो जाती है। जब आप सनलाइट वगैरह में जाते हो तब मोबाइल की जो डार्कनेस है वो एकदम से बढ़ जाती है, और जब डार्क एक्सपोजर में जाते हो तब घट जाती है, सॉरी, जब डार्क एक्सपोजर में जाते हो तब मोबाइल की ब्राइटनेस एकदम घट जाती है, ठीक है ना। जैसे एकदम अंधेरे कमरे में गए, एकदम कम हो गई मोबाइल की डार्कनेस, और जैसी ब्राइटनेस में गई, सन की रोशनी में एकदम बढ़ गई, तो मोबाइल को कैसे पता चल जाता है? अगर आपने वो वाला ऑटोमेटिक सिस्टम लगा रखा है तो वो होता है ना, वो एक ऑटोमेटिक सिस्टम मोबाइल में ब्राइटनेस वाला, अपने आप एडजस्टमेंट हो जाता है उसका। तो अगर वो सिस्टम आपने लगा रखा है तो आपको ये चीज़ देखने को मिलेगी, फील करोगे आप इस चीज़ को। तो ये चीज़ कैसे होती है? ये चीज़ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की वजह से ही होती है। इसके पीछे जो मैकेनिज्म है वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का है मेरे भाई। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसके ऊपर एक वीडियो बनाएंगे, वही तो मैं कह रहा हूँ, एक वीडियो बनाएंगे अलग से, उसमें बताएंगे, ठीक है। अभी बस इतना समझ लो, ये कुछ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की कंडीशंस होती हैं, उनमें ये भी कंडीशंस भी होंगी और पूरा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी होगा। एक वीडियो बनाएंगे, जरूर बनाएंगे, ठीक है ना। आपसे मॉडर्न फिजिक्स का वादा किया था, एक वीडियो में कंप्लीट करेंगे, वही कर रहे हैं। तो इसका वादा किया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का, तो ये भी वादा निभाएंगे, ठीक है। अब यार बात आती है, इसमें जो एक एनर्जी का फॉर्मूला होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्या होता है? ई इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम प्लस फाई। आपको ये याद रखना है, कई लोग इसको याद करवाते हैं काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इक्वल्स टू ई माइनस फाई, ऐसे भी याद रख सकते हो। भाई फॉर्मूला है, किसके भी टर्म्स में याद कर लो, बस वो सारी चीज़ें उस फॉर्मूले में आनी चाहिए, ठीक है। कई लोग इसको मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में याद करते हैं, मैंने आपको ई के टर्म्स में याद करा दिया, कोई दिक्कत नहीं है, सारी चीज़ें हैं, बस फिर तो इधर उधर राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड प्लस माइनस कर ही लोगे, ठीक है। तो इस फॉर्मूले को याद रखो जो 51 नंबर पे लिखा है, ई इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम प्लस फाइव। इसके बाद बात आती है स्टॉपिंग पोटेंशियल की। तो ये स्टॉपिंग पोटेंशियल मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ही होती है, जो कि ई वी नॉट के इक्वल होती है। बात समझ में आ गई। इसके बाद यार जो ये जो फॉर्मूला लिखे हैं ना, 53, 54, 55 एंड 56, तुम्हें लगेगा यार ये सब भी याद करने पड़ेंगे। भाई कुछ नहीं याद करना, बस जो मैं बता रहा हूँ उसे ध्यान से सुन लो। तुमने वो वाला फॉर्मूला पढ़ा है, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी? पहले ये बताओ, शुरुआत में जो मैंने बताया था इस वीडियो के, लैम्डा इक्वल्स टू एच अपॉन पी, बहुत बढ़िया। पी की जगह मैंने तुमसे कहा था कि पी की जगह हम लोग स्क्वायर रूट टू एम के ही लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट टू एम काइनेटिक एनर्जी। तब उस टाइम फॉर्मूला क्या बन गया था? लैम्डा इज इक्वल्स टू एच अपॉन स्क्वायर रूट टू एम काइनेटिक एनर्जी। अब ये देखो, स्क्वायर रूट टू एम लिखा है, काइनेटिक एनर्जी की जगह मैंने क्या लिख दिया? क्यू डेल्टा वी। और ये क्यू डेल्टा वी कहाँ से लिखा? अभी बताया 52 वाले पॉइंट पे, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम का फॉर्मूला ई वी नॉट। ई क्या है? ई चार्ज है, तो यहाँ पे ई चार्ज की जगह यहाँ क्यू लिख दिया, और वी नॉट यहाँ वी नॉट है तो वहाँ पे डेल्टा वी लिख दिया। बेसिकली ये फॉर्मूला आपको कहाँ लगाना है? जब आपको पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा हो, जैसे कभी वो देता है कि हमने पार्टिकल को इतने पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सलरेट करवाया, दूसरे को इतने से करवाया, उसकी वेवलेंथ इतनी है तो उसकी वेवलेंथ बताओ। इस तरह से सवाल आते हैं, सवाल करवाएंगे, सवाल की सीरीज़ लेके आएंगे, पर पहले फॉर्मूला तो पढ़ लो। डायरेक्ट सवाल पे कूदोगे क्या? ठीक है, तब सवाल करवाएंगे तब दिखाएंगे, ठीक है। ये फॉर्मूला याद करो, बहुत सिंपल है भाई। अगर तुम्हें लैम्डा इक्वल्स टू एच अपॉन स्क्वायर रूट टू एम के ही याद है तो बस तुम्हें काइनेटिक एनर्जी की जगह क्यू डेल्टा वी रख देना है, और वो भी यहाँ से आया। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इक्वल टू ई वी नॉट, ई मतलब चार्ज, तो ई की जगह क्यू रखा ऊपर, और वी नॉट की जगह वी, मतलब डेल्टा वी, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद बात आती है 54 वाले पे। इसमें देखो क्या है ये है लैम्डा इज इक्वल्स टू एच अपॉन क्यू ई टी। ये क्या है भाई? ये है जब कोई पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में हो तब उसकी वेवलेंथ कितनी होगी, ये उसका फॉर्मूला है। तो ये क्या है? लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन क्यू ई टी, इसे याद रखना। और सिंपल भाई, ये फॉर्मूला याद हो गया
तो अगर कोई पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में हो उसकी वेवलेंथ कितनी होगी मैग्नेटिक फील्ड में, तो वो हो जाएगा एच अपॉन क्यू बी टी। वहाँ क्यू ई टी था, यहाँ क्यू बी टी है, ई की जगह बी आ गया, ई इलेक्ट्रिक फील्ड बी मैग्नेटिक फील्ड, सिंपल। इसके बाद 56 एंड लास्ट फॉर्मूला, लैम्डा इज इक्वल्स टू एच अपॉन स्क्वायर रूट टू एम इंटू 13.6 अपॉन एन स्क्वायर। ये क्या है, ये है कि nth ऑर्बिट में लैम्डा कितना होगा। अब देखो सिंपल, स्क्वायर रूट टू एम के ई याद है, पहले बताओ के ई याद है, स्क्वायर रूट टू एम के ई, लैम्डा इक्वल्स टू एच अपॉन स्क्वायर रूट टू एम के ई याद है। और के ई यानी काइनेटिक एनर्जी का मैंने एक्सप्रेशन बताया था पीछे, क्या था 13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। अगर तुम हाइड्रोजन एटम की बात करो मेरे भाई, तो जेड क्या हो गया 1, 1 का स्क्वायर 1, तो 13.6 इंटू वन अपॉन एन स्क्वायर तो ही लिखा है। यार कुछ नहीं है, याद करने की जरूरत कहाँ है इसको 56 वाले को। लैम्डा इक्वल्स टू एच अपॉन स्क्वायर रूट टू एम के ही याद है, पहले ये बताओ। बिल्कुल याद है, तो स्क्वायर रूट टू एम लिखो। के ई का एक्सप्रेशन मैंने तुम्हें पीछे ही बता दिया याद करने को, वो याद है तो ये फॉर्मूला याद है। के ई का एक्सप्रेशन बताओ, 13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। जेड की वैल्यू हाइड्रोजन के लिए 1, 1 का स्क्वायर 1, तो 13.6 इंटू वन अपॉन एन स्क्वायर तो ही लिखा है। तो वही चीज़ तो मैंने लिख दी, क्या दिक्कत है इसमें बताओ। कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सिंपल सी चीज़ है। और यहाँ पर यार तुम्हारे सारे फॉर्मूलाज जो हैं वो कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है। एक चीज़ और है, जल्दी से देख लो, वैसे तो सारे फॉर्मूलाज कंप्लीट हो गए हैं, बट मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुम्हें एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर जो एल होता है वो, और एजीमुथल क्वांटम नंबर के बारे में थोड़ा सा लिख करके बताऊंगा। वैसे तो मैंने वहीं बता दिया था, पर मैं यहाँ थोड़ा लिख के बताऊंगा। और दूसरी चीज़, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक छोटा सा है, बहुत इंटरेस्टिंग है, ये है नोट्स। नोट्स बेसिकली क्या होता है, नोट्स वो जगह होती है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है। जैसे मान लो तुम हो, तुम्हारे घर में तुम्हारे मिलने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा कहाँ होगी, ठीक है ना, कहाँ होगी बताओ। कैसा सवाल है, तुम कहोगे अरे यार बताओ ना। मान लो तुम्हारे स्टडी रूम में तुम अभी पढ़ रहे हो, पढ़ते लिखते हुए बच्चे हो, पढ़ने वाले बच्चे हो, तो तुम्हारे घर में तुम्हारी होने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा कहाँ होगी। ऐसा नहीं है कि हमेशा स्टडी रूम में रहोगे, कभी बाहर भी जाओगे, खेलोगे कूदोगे, कुछ और काम करने के लिए किचन में जाओगे, या फिर ड्राइंग रूम में जाओगे, बाथरूम में भी जाओगे, मतलब अलग अलग जगह पे घर में जाओगे ही जाओगे। लेकिन जो तुम्हारे होने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा कहाँ होगी, तुम्हारे रूम में होगी, ठीक है, तुम्हारे स्टडी रूम में होगी, ठीक है। उसी तरह इलेक्ट्रॉन की सबसे ज़्यादा होने की प्रोबेबिलिटी कहाँ होती है, नोट्स पर। तो वो होता है नोट्स। अब देखो नोट्स भी दो तरह के होते हैं, और सुनो, हल्के मत लेना इस टॉपिक को, इससे सवाल पूछा गया है अभी जेई मेंस में, ठीक है, जनवरी वाले अटेम्प्ट में। और सुनो ध्यान से, बहुत सिंपल सी चीज़ है, 4 नंबर तुम्हें ऐसे ही मिल जाएंगे तुम्हें, मतलब पक्के तुम्हारे 4 नंबर। तो हल्के मत लेना, हल्के में मत लेना, इसका मतलब ये नहीं कोई हार्ड है। हल्के में मत लेना मतलब ये मत सोचना कि आएगा नहीं, आता सवाल, सवाल आते हैं और बहुत सिंपल सवाल होते हैं जो इससे रिलेटेड आते हैं। तो नोट्स बेसिकली दो तरह की होती हैं, एक होती हैं एंगुलर नोट्स, एक होती हैं रेडियल नोट्स। अगर वो डायरेक्टली लिखे कितनी नोट्स हैं, तो पहले एंगुलर नोट्स निकाल लो और रेडियल नोट्स निकाल लो, दोनों को जोड़ दो, तो पूरी नोट्स उसे बता दो। और अगर वो स्पेशली मेंशन करके लिखता है कि भाई, मेंशन उसने किया हुआ है कि एंगुलर नोट्स कितनी है यही बताओ, तो केवल एंगुलर नोट्स निकालो। केवल उसने बोला है केवल रेडियल नोट्स बताओ कितनी है, तो केवल रेडियल नोट्स निकाल के उसे बता दो। अब देखो, एंगुलर नोट्स अगर उसने पूछी हैं, तो जो भी एल की वैल्यू है, जो भी एजीमुथल क्वांटम नंबर है, या जिसे हम एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर भी बोलते हैं, वही तुम्हारी एंगुलर नोट हो जाएगी। और अगर उसने तुमसे रेडियल नोट्स पूछी हैं, तो तुम क्या करो, एन माइनस एल माइनस वन लगाओ। एन क्या होता है, एन होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, अभी बताएंगे, ये तो बहुत सिंपल होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो रेडियल नोट्स का फॉर्मूला एन माइनस एल माइनस वन, लिख लो, लिख लो भाई, लिख लो, अभी मेरी बात बाद में याद आएगी फिर, एन माइनस एल माइनस वन और एंगुलर नोट्स एल। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं एक सवाल लाया छोटा सा, इसमें देखो क्या है। फॉर एग्जाम्पल कैलकुलेट द एंगुलर एंड रेडियल नोट्स इन 3p ऑर्बिटल। जैसे मान लो कोई कह दे आपसे 3p ऑर्बिटल में एंगुलर और रेडियल नोट्स निकालो, तो जो 3 होगा वो n हो जाएगा, यानी जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो n हो गया, तो n की पहले वैल्यू लिख लो 3 आराम से। और जैसा मैंने तुम्हें बताया, और मैं यहाँ लिख कर भी लाया हूँ, देखो एजीमुथल क्वांटम नंबर और एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। अब जैसे मैंने तुम्हें वहाँ भी बताया था एस पी डी एफ, वैसे तो तुम्हारे सिलेबस में एस पी डी एफ तक की सारी चीज़ें निपट जाती हैं, लेकिन आगे दो ऑर्बिटल्स और होती हैं, जी और एच, ठीक है। तो मैंने तुमसे कहा था कि एस को 0 नंबर दो, बाकी फिर चलते चले जाओ। तो 0 1 2 3 4 5, कोई दिक्कत है यार, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई टिपिकल चीज़ नहीं है, कोई डिफिकल्ट चीज़ नहीं है, सिंपल देखो, एस पी डी एफ जी एच। तुम केवल एस पी डी एफ तक याद रखो, जी एस तक भी रख लोगे तो कुछ ज़्यादा नहीं कर लोगे, सिंपल सी चीज़ है। केवल 0 1 2 3 4 5 करना है, बच्चों वाले काम है। अब ये जीरो यानी एस के लिए एल की वैल्यू, यानी एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर की वैल्यू 0 हो गई, पी के लिए 1 हो गई, डी के लिए 2 हो गई, एफ के लिए 3 हो गई, जी के लिए 4 हो गई, एच के लिए 5 हो गई, बस
इतनी चीज़ याद रखनी है। अब अगर हम यहाँ से आपसे कहें कि कैलकुलेट द एंगुलर एंड रेडियल नोड्स इन 3p ऑर्बिटल, तो देखो 3p ऑर्बिटल में n की वैल्यू तो 3 हो गई जो तुम देख पा रहे हो, और यहाँ पे p लिखा है ना इसके साथ में, तो p के लिए l की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। 0 मत कर देना, 1 होगी ना, 2 कर देना ना, तुम s को 1 नंबर दे दो तो p को तो तुम 2 ही दोगे फिर, तो s को 0 से स्टार्ट करना है, ये बात याद रखो, 0 से स्टार्टिंग होनी है, ठीक है। तो p को 1 नंबर देना, तो l की वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई, क्योंकि p लगा था, 3p था, ठीक, ठीक है। 3d होता तो 2 नंबर देते तो l की वैल्यू 2 हो जाती। अगर यहाँ पे 3d होता, सुन लो ध्यान से, अगर यहाँ पे d होता 3d, तो n तो 3 रहता, लेकिन जो l की वैल्यू होती वो कितनी हो जाती, 2, क्योंकि d को हम लोग l की वैल्यू 2 असाइन करते हैं, ठीक है। ये टेबल देख लो, बस इसे लिख लो, कुछ नहीं है। l की वैल्यू मिल गई, n की वैल्यू मिल गई, रेडियल नोट्स निकालना है तो n माइनस एल माइनस 1 कर दो, आंसर 1 आ जाएगा। एंगुलर नोट्स निकालनी है तो जो l की वैल्यू है वही एंगुलर नोट्स है, तो ये 1 हो जाएगा। रेडियल नोट का फॉर्मूला n माइनस एल माइनस 1, और एंगुलर नोट्स का फॉर्मूला जो भी l है, जो भी एजीमुथल क्वांटम नंबर या जिसे हम एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर कहते हैं, वही आपके एंगुलर नोट्स का फॉर्मूला है, ठीक है, l, ठीक। याद रखने का तरीका, एंगुलर नोट्स निकालनी है तो जो भी एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर है, क्या बोला, याद करने का तरीका, जो भी एंगुलर नोट्स निकालनी है, एंगुलर नोट्स चाहिए, कौन सी नोट्स चाहिए, एंगुलर नोट्स, तो क्या यूज करना है, एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर, बस जो वो है वही एंगुलर नोट्स है। और रेडियल नोट्स चाहिए तो n माइनस एल माइनस 1, दोनों 1 1 आ जाएंगे। टोटल पूछे तो 2 बता देना, सेपरेटली पूछे जो पूछे तो 1 बता देना, और रेडियल पूछे तो 1, एंगुलर पूछे तो भी 1। तो यहाँ पर तुम्हारा ये पूरा जो भाई मेरे टॉपिक है वो ख़त्म होता है। आई होप अच्छा लगा होगा यार। मैंने तुमसे वादा किया था एक वीडियो में कंप्लीट करूँगा, एक वीडियो में कंप्लीट किया। बाकी भी मेरे और चैप्टर्स की वीडियो पढ़ें, देखना चाहो तो देख लेना, नहीं तो खुद से पढ़ लेना, ठीक है। पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट। बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।